वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 मशीनी मानव यानी मशीन मैन। सबसे पहले देखेंगे पाठ का परिचय। इस नाटक के माध्यम से लेखक ने बताया है कि विज्ञान का प्रयोग मानव कल्याण के लिए होना चाहिए। हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, अन्यथा धीरे धीरे मनुष्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। पाठ का उद्देश्य है हाव भाव के साथ शुद्ध पठन करवाना तथा पर्यावरण रक्षा के लिए प्रेरित करना। अब हम देखेंगे ये चैप्टर को। ये वाला चैप्टर एक नाटक के रूप में, एक प्ले के रूप में है। तो सबसे पहले शुरू होता है स्थान, यानी पहला दृश्य कहाँ से शुरू होता है। तो सबसे पहला दृश्य है स्थान। कौन सी जगह है? तो सौर मंडल का सभागार। सौर मंडल का मतलब होता है सूर्य और सूर्य की परिक्रमा करने वाले 8 ग्रहों का समूह, जिसे कहा जाता है सौर मंडल, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं गैलेक्सी। यानी ये स्थान कहाँ का है? सौर मंडल का सभागार। उसका एक सभागार है, यानी ऐसी जैसे राजा बैठे हो, यहाँ पे सारे मंत्री हो, ऐसी सभा बुलाई हो, ऐसा दृश्य है। पर किस कहाँ का है? सौर मंडल का, पृथ्वी का नहीं है। पात्र कौन कौन से है? तो महाराज है, जो कौन है? चंद्रमा। मंत्री है, वो कौन है? बृहस्पति। हमारे अलग अलग प्लेनेट के नाम से, ग्रहों के नाम से वहां पे लोग बैठे हैं। मंत्री है, वो कौन है? बृहस्पति है। सेनापति है, वो मंगल ग्रह है। सैनिक है, वो बुध ग्रह है। मशीनी मानव एक रोबोट है तथा अन्य दरबारी है, वो बाकी रहे अन्य ग्रह है। अब सौर मंडल सभागार का दृश्य, ये दृश्य शुरू होता है। सबसे पहले स्थान बता दिया, कौन कौन से पात्र है वो बता दिया। अभी ये दृश्य स्टार्ट हो रहा है, यानी प्ले हमारा स्टार्ट हो रहा है। मंत्री कहते हैं, महाराज, एक विचित्र घटना से प्रजा में भय उत्पन्न हो रहा है। ये जो सौर मंडल है उसकी सभागार के अंदर मंत्री सौर मंडल की जो प्रॉब्लम है वो राजा के सामने पेश करते हैं। तो आज मंत्री ने एक ऐसी घटना के बारे में बताया कि एक घटना हुई है जिसके कारण प्रजा के अंदर, लोगों के अंदर भय पैदा हुआ है। विचित्र घटना यानी अनोखी घटना पैदा हुई है। महाराज पूछते हैं, महामंत्री, प्रजा में भय, क्या शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया है? महाराज क्या पूछते हैं? प्रजा में भय। उनको आश्चर्य होता है क्यों प्रजा में भय पैदा हुआ, और वो खुद ही क्वेश्चन कर देते हैं कि क्या शत्रुओं ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया है? मंत्री कहते हैं विनम्रता से, नहीं महाराज। कैसे आंसर देते हैं मंत्री? राजा है तो उनके सामने विनम्रता से कहते हैं, नहीं महाराज, मतलब कोई आक्रमण हुआ नहीं है। आपका विरोध करने का दुस्साहस भला कौन कर सकता है? मंत्री क्या बताते हैं कि आपका विरोध करने का, आपके ऑपोजिट जाने की दुष्टता कोई कर सकता है, ऐसा वो बताते हैं। फिर महाराज कहते हैं, महामंत्री, तो फिर प्रजा में भय का क्या कारण है? अब राजा पूछते हैं, ये कारण नहीं है तो और कौन सा कारण है जिसके कारण प्रजा के अंदर भय फैला हुआ है? मंत्री कहते हैं, महाराज, प्रजा के भय का कारण पृथ्वी ग्रह से आया एक मशीनी मानव है, जो यान में हमारी कक्षा में चक्कर लगाता पाया गया है। सैनिकों ने उसे बंदी बना लिया है। यहाँ पे कक्षा का अर्थ होता है ग्रहों का पथ। मंत्री क्या बताते हैं कि प्रजा में भय का कारण क्या है कि पृथ्वी ग्रह से एक मशीनी मानव आया है, जो हमारी कक्षा में, यानी हमारे ग्रह के पथ में क्या लगा रहा है? चक्कर लगाता पाया गया है। तो सैनिकों ने उसे बंदी बना लिया है। महाराज कहते हैं, महामंत्री, उसे दरबार में पेश किया जाए। हम भी देखें कि पृथ्वी ग्रह से आया मशीनी मानव कैसा दिखता है। महाराज भी उनको, मशीनी मानव को देखने के लिए उत्सुक होते हैं और वो तुरंत ही आदेश दे देते हैं कि उस मशीनी मानव को हमारे सामने पेश किया जाए। सेनापति हाथ जोड़कर, अवश्य महाराज। सेनापति क्या उत्तर देते हैं? 2 हाथ जोड़कर कहते हैं, अवश्य महाराज। सेनापति का संकेत मिलते ही मशीनी मानव को दरबार में लाया जाता है। यानी सेनापति अपने दूसरे सिपाहियों को इशारा करके बोलते हैं कि मशीनी मानव को अंदर लाया जाए, और मशीनी मानव को अंदर बुलाया जाता है। महाराज, मशीनी मानव की ओर देखकर, यानी अभी महाराज के सामने मशीनी मानव पेश हो चुका है,
तो महाराज मशीनी मानव के सामने देखकर कहते हैं, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? मशीनी मानव से सवाल पूछते हैं। मशीनी मानव, मैं एक मशीनी मानव हूँ, मैं पृथ्वी ग्रह से आया हूँ। महाराज कहते हैं आश्चर्य से, पृथ्वी ग्रह से? क्या वहां मानव नहीं रहते, केवल मशीनी मानव रहते हैं? जैसे ही मशीनी मानव ने उत्तर दिया कि मैं पृथ्वी ग्रह से आया हूँ, तुरंत ही महाराज आश्चर्य से पूछते हैं कि क्यों वहां पे मानव रहने बंद हो गए, अभी वहां सिर्फ मशीनें रहने लगी है। तब मशीनी मानव बताता है, मानव ने विज्ञान के क्षेत्र में इतना विकास कर लिया है कि हमारा निर्माण करके वे हमें विभिन्न कामों में नियुक्त करते हैं, जैसे कल कारखानों को चलाने तथा उत्पादन में, चिकित्सा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में, भारी सामान लाने ले जाने में भी हमारा उपयोग लगातार बढ़ रहा है। अन्य ग्रहों की खोज में भी वे हमारी सहायता लेते हैं। उसी खोज की परिणाम स्वरूप मैं आपके सामने हूँ। मशीनी मानव क्या रीजन देता है कि मैं वहां से क्यों आया हूँ, तो उसके रीजन वो बताता है कि मानव ने विज्ञान के क्षेत्र में इतना विकास कर लिया है कि वो हमको बनाते हैं और फिर अलग अलग कामों में काम के लिए हमको नियुक्त कर देते हैं, जैसे कि कारखाने चलाने का काम, उत्पादन करने का काम, चिकित्सा का काम, अंतरिक्ष के क्षेत्र का कोई काम, भारी सामान लाने और ले जाने का काम। लाने और ले जाने में लगातार ऐसे कामों में हमारा उपयोग क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। और अन्य ग्रहों की खोज करने में भी वो लोग हमारी सहायता लेते हैं। और इसी के परिणाम स्वरूप मैं आपके प्लेनेट पे आया हूँ, यहाँ सौर मंडल में आया हूँ, क्योंकि मुझे दूसरे ग्रह की शोध के लिए यहाँ पे भेजा गया है। ये हिंदी वर्जन के नीचे उसका इंग्लिश वर्जन दिया है, अगर आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो पूरे चैप्टर का। उसके बाद मंत्री कहते हैं, क्या पृथ्वी पर विज्ञान का इतना विकास हो चुका है? मंत्री पूछते हैं कि क्या पृथ्वी पर इतना सारा भी, उनको आश्चर्य होता है कि इतना सारा विकास हो चुका है पृथ्वी के ऊपर। मशीनी मानव, वह दिन दूर नहीं जब पृथ्वी पर सभी काम हम मशीनी मानव ही कर लिया करेंगे। मशीनी मानव क्या उत्तर देते हैं कि वो दिन अभी दूर नहीं है। कितना विकास हुआ है, उसके आंसर में क्या बोलते हैं मशीनी मानव कि वो दिन अब दूर नहीं है कि सारे काम सिर्फ हम लोग किया करेंगे, और वो दिन अभी दूर नहीं है। मंत्री कहते हैं, मशीनी मानवों पर निर्भर होने से सभी मानव आलसी, बेरोजगार और अस्वस्थ हो जाएंगे। इससे मानव और मशीनी मानव के बीच संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। मंत्री जी क्या बताते हैं, वो बोलते हैं कि मशीनी मानव का उपयोग बढ़ रहा है, पर इसके कारण क्या होगा, मानव मशीन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा, निर्भर हो जाएगा। निर्भर का अर्थ होता है निर्भर का मतलब होता है उसके ऊपर आधारित हो जाएगा, उसके ऊपर आश्रित हो जाएगा। मशीनी मानव मशीन के ऊपर ही आश्रित हो जाएगा और कोई काम वो खुद से नहीं करेगा, सब वो मशीनी मानव से करवाएगा। तो मानव क्या बन जाएगा, बेरोजगार बन जाएगा, यानी रोजी पाने का उसके पास कोई साधन रहेगा नहीं, और वो क्या हो जाएगा, अस्वस्थ हो जाएगा, क्योंकि तब उसको कोई काम उसके पास करने के लिए होगा ही नहीं, सारे उसके काम मशीन ही कर दिया करेंगे। तो वो बैठे बैठे क्या हो जाएगा, अस्वस्थ यानी रोगी हो जाएगा। इससे मानव और मशीनी मानव के बीच क्या होगा, घर्षण उत्पन्न होगा। महाराज बताते हैं, तब तो मानव ने विज्ञान के रूप में अपने लिए अभिशाप खड़ा कर लिया है। अभी महाराज क्या बताते हैं कि मानव ने अपने लिए विज्ञान को बढ़ावा देके, यानी विज्ञान का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके अपने लिए फायदा नहीं परंतु अपने लिए नुकसान खड़ा किया है। अभिशाप का अर्थ होता है यानी फायदा नहीं परंतु उनको नुकसान करने वाली चीज उन्होंने बना दी है। मशीनी मानव कहता है, हमें तो मानव जिस कार्य के लिए नियुक्त करते हैं या जो आदेश देते हैं हम उसी कार्य को करते हैं। विज्ञान को किसी का शत्रु नहीं कहा जा सकता। इसके प्रयोग का उद्देश्य ही इसे वरदान या अभिशाप बनाता है। मशीनी मानव अपने फेवर में क्या उत्तर देता है कि हमें इंसान जो कार्य देते हैं हम कार्य वो उसी आदेश का पालन करते हैं और वो कार्य करते हैं। विज्ञान असल में किसी के लिए शत्रु नहीं है परंतु उसका उपयोग कैसे करना है उसके ऊपर वो वरदान साबित होता है या अभिशाप साबित होता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इंसान विज्ञान का उपयोग किस तरह से करता है या फिर किस उद्देश्य से करता है। उसके बाद मंत्री कहते हैं, हाँ महाराज,
यदि विज्ञान का प्रयोग मानव कल्याण के लिए किया जाता है तो यह वरदान कहलाता है, और मानव विनाश के लिए या मानव विनाश के लिए विज्ञान का प्रयोग होता है तो अभिशाप बन जाता है। मंत्री भी महाराज की बात को क्या करते हैं, उन्हीं की बात को बढ़ा के बताते हैं कि हाँ महाराज, यदि विज्ञान का प्रयोग मानव के कल्याण के लिए यानी मानव की भलाई के लिए विज्ञान का प्रयोग किया जाए तो वो वरदान कहलाता है, हेल्पफुल कहलाता है। और अगर विज्ञान का प्रयोग मानव विनाश के लिए किया जाए तो वो क्या बन जाता है, अभिशाप बन जाता है। मशीनी मानव कहता है महाराज कृपया अब मुझे पृथ्वी पर जाने की अनुमति दीजिए। अब क्या करता है, मशीनी मानव ने अपने आने का रीजन बता दिया, पृथ्वी की कंडीशन बता दी। अभी मशीनी मानव कहता है कि मुझे अभी पृथ्वी पर जाने की परमिशन दीजिए, अनुमति दीजिए। महाराज कहते हैं पर तुमने यहाँ आने का उद्देश्य तो बताया ही नहीं है। अब महाराज पूछते हैं कि तुमने यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य तो बताया नहीं है अभी तक। तब मशीनी मानव उत्तर देता है महाराज मेरा उद्देश्य केवल मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करना है, ताकि मौसम में होने वाले बदलाव के कारण जानकर मनुष्य उसके नुकसान से स्वयं को बचा सके। मशीनी मानव अपने आने का उद्देश्य अब बताता है, और क्या बताता है कि मेरा काम मौसम के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, ताकि आगे कैसा मौसम होने वाला है, मौसम में क्या बदलाव आने वाले हैं वो मैं मनुष्य को बताऊं, तो मनुष्य उसके हिसाब से जो नुकसान होने वाला है उसमें से अपने आप को बचा सके। महाराज कहते हैं पर ये क्या बात हुई, पहले मानव अपने स्वार्थ के लिए पर्यावरण से खिलवाड़ करता है और जब स्वयं की हानि होती है तो तुम जैसे मशीनी मानव को कारण का पता लगाने के लिए भेज देता है। महाराज अभी क्या कहते हैं कि पहले ये क्या बात हुई कि मानव ने पहले अपने स्वार्थ के लिए पर्यावरण से खिलवाड़ किया, यानी पर्यावरण को खराब किया, उसको बगाड़ दिया, उसको असंतुलित कर दिया। ओके, अब ऐसा किया उसने पर्यावरण के साथ, और अब वो उसके कारण जो हानि हो रही है, खुद को जो हानि हो रही है, तो तुम जैसे मशीनी मानव को उसका पता करने के लिए भेज दिया। मानव क्या इतना भी नहीं जानता कि पर्यावरण को संतुलित बनाए रखना सर्वाधिक आवश्यक है। संतुलित पर्यावरण के बिना उसकी सारी तरक्की व्यर्थ है। तुम पृथ्वी पर अवश्य जा सकते हो, पर मानव को हमारा यह संदेश दो कि वे पर्यावरण से खिलवाड़ करना छोड़कर पर्यावरण की रक्षा करें, वरना पृथ्वी पर केवल तुम जैसे मशीनी मानव ही रह जाएंगे और मनुष्य का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। महाराज क्या कहते हैं कि क्या मनुष्य नहीं जानता कि संतुलित पर्यावरण रखना कितना जरूरी है। संतुलित पर्यावरण के बगैर सारी तरक्की व्यर्थ है। तुम पृथ्वी पर मशीनी मानव को बताते हैं कि तुम जब पृथ्वी पर जा रहे हो तो उनको अवश्य हमारा ये संदेश, ये मैसेज उनको जरूर देना कि तुम पर्यावरण से खिलवाड़ करना छोड़ दो। पर्यावरण की रक्षा करोगे तो वो तुम्हारी रक्षा करेगा। पृथ्वी पर अगर वो रक्षा नहीं करेगा तो सिर्फ पृथ्वी के ऊपर तुम्हारे जैसे मशीनी मानव ही रह जाएंगे और इंसान का, मनुष्य का अस्तित्व धीरे धीरे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अस्तित्व का अर्थ होता है वजूद। धीरे धीरे इंसान का वजूद खत्म हो जाएगा। मशीनी मानव कहता है मैं आपका यह संदेश मानवों तक पहुंचा दूंगा, अब मुझे आज्ञा दे। मशीनी मानव अभी महाराज से कहते हैं कि मैं आपका मैसेज लोगों को दे दूंगा, अभी मुझे जाने की परमिशन दीजिए। महाराज कहते हैं सेनापति, मशीनी मानव को अपने ग्रह पर लौटने दिया जाए, तभी तो यह मानवों तक हमारा जरूरी संदेश पहुंचाएगा। सेनापति कहते हैं जो आज्ञा महाराज। महाराज मशीनी मानव को जाने की परमिशन देते हैं और रीजन बताते हैं कि मशीनी मानव पृथ्वी पर जाएगा तब तो हमारा मैसेज वो इंसानों तक पहुंचा पाएगा। ओके, ऐसे वो उनको जाने के लिए बोलते हैं और सेनापति उनकी आज्ञा को, महाराज की आज्ञा को मानने के लिए जो आज्ञा महाराज ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। अब हम देखेंगे हमारी चैप्टर का अभ्यास, उसकी एक्सरसाइज। उसके अंदर सबसे पहले दिया है श्रुतलेख यानी डिक्टेशन वर्ड। इसके अंदर कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, वो वर्ड को सिर्फ नोटबुक के अंदर लिखना है। सौरमंडल, सभागार, दुस्साहस, विनम्रता, महामंत्री, सेनापति, संकेत,
कल कारखानों और परिणाम। ओके, उसके बाद कुछ मौखिक प्रश्न है और कुछ लिखित प्रश्न है। ये रहे कुछ लिखित प्रश्न। मौखिक और लिखित प्रश्नों के उत्तर हम लोग देखेंगे नोटबुक में। मौखिक प्रश्नों के अंदर प्रश्न नंबर क है, सौर मंडल के सभागार में किसे बंदी बनाकर पेश किया गया? किसे पेश किया गया था? मशीनी मानव को। तो उत्तर लिखेंगे, सौर मंडल के सभागार में मशीनी मानव को बंदी बनाकर पेश किया गया। प्रश्न नंबर ख, किसका संकेत मिलने पर बंदी को दरबार में पेश किया गया? तो किसने संकेत दिया था पेश करने के लिए? सेनापति ने। तो उत्तर में लिखेंगे, सेनापति का संकेत मिलने पर बंदी को दरबार में लाया गया। उसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर ग, बंदी किस ग्रह से आया था? किस ग्रह से आया था? अर्थ से, पृथ्वी से आया था। तो उत्तर लिखेंगे, बंदी पृथ्वी ग्रह से आया था। किस ग्रह से आया था? पृथ्वी ग्रह से आया था। घ, मशीनी मानव किसकी आज्ञा से काम करते हैं? किसकी आज्ञा से काम करते हैं? मानव की। तो उत्तर लिखेंगे, मशीनी मानव मनुष्य की आज्ञा से काम करते हैं। यहाँ पे मौखिक प्रश्न खत्म होते हैं। अब हम देखेंगे लिखित प्रश्नों के उत्तर। उसके अंदर प्रश्न नंबर क है, सैनिक ने मशीनी मानव को बंदी क्यों बनाया? क्यों बनाया था? क्योंकि उसके कारण प्रजा में भय पैदा हुआ था। तो उत्तर लिखेंगे, सैनिक ने मशीनी मानव को बंदी इसीलिए बनाया क्योंकि वह प्रजा के भय का कारण था। प्रश्न नंबर ख, मशीनी मानव क्या क्या काम करते हैं? क्या क्या काम करते हैं मानव? तो कारखाने चलाने का, उत्पादन करने का, चिकित्सा का, अंतरिक्ष का, सामान लाने ले जाने का, अन्य ग्रहों की खोज का जैसे काम करते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे, मशीनी मानव कारखानों को चलाने तथा उत्पादन करने, चिकित्सा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में, भारी सामान लाने ले जाने में तथा अन्य ग्रहों की खोज करने का काम करते हैं। प्रश्न नंबर ग देखेंगे, मनुष्य को मशीनी मानव पर निर्भर होने से किस बात का खतरा हो सकता है? तो किस बात का खतरा हो सकता है? मनुष्य अगर मशीन पर डिपेंडेंट हो गया तो वो क्या बन जाएगा? बेरोजगार हो जाएगा, अस्वस्थ हो जाएगा और कैसा रहेगा? आलसी बन जाएगा। तो उत्तर लिखेंगे, मनुष्य के मशीनी मानव पर निर्भर होने से आलसी, बेरोजगार तथा अस्वस्थ होने का खतरा हो सकता है। प्रश्न घ, पर्यावरण से खिलवाड़ करने से क्या हानि हो सकती है? क्या हानि हो सकती है? मनुष्य का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो सकता है। तो उत्तर में लिखेंगे, पर्यावरण से खिलवाड़ करने से मनुष्य का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो सकता है। प्रश्न नंबर ड देखेंगे, विज्ञान वरदान है या अभिशाप विषय पर अपने विचार लिखो। तो इसके अंदर आप अपने हिसाब से पाठ में जो देखा है उसके हिसाब से उत्तर लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने लिखे हैं कुछ विचार। विज्ञान वरदान भी है और अभिशाप भी है। विज्ञान के प्रयोग का उद्देश्य ही उसे वरदान या अभिशाप बनाता है। यदि वरदान का प्रयोग मानव के कल्याण के लिए किया जाता है तो वह वरदान कहलाता है, और यदि मानव विनाश के लिए विज्ञान का दुरुपयोग होता है तो वो अभिशाप बन जाता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 6। इस नाटक से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? क्या प्रेरणा मिलती है यह नाटक से? कि हमें पर्यावरण से खिलवाड़ करना नहीं चाहिए। तो उत्तर लिखेंगे, इस नाटक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें पर्यावरण से खिलवाड़ करना छोड़कर उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे लिखित और मौखिक प्रश्न खत्म होते हैं। प्रश्न नंबर 1 और 2 हमने नोटबुक के अंदर देख लिया। अभी टेक्स्ट बुक में से हम प्रश्न नंबर 3 से देखेंगे। पाठ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर हाँ अथवा नहीं में लिखो। क्या शत्रुओं के आक्रमण के कारण प्रजा में भय था? प्रजा आक्रमण के कारण डरी हुई थी। तो
तो उत्तर आएगा नहीं। प्रजा में भय का कारण मशीनी मानव था, आक्रमण कारण नहीं था। तो ये क्या है आंसर? तो ये सेंटेंस क्या है? गलत है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नहीं। ख, क्या मशीनी मानव पृथ्वी ग्रह का था? यस और नो? यस, वो पृथ्वी ग्रह का था। तो यहाँ पे लिखेंगे हाँ। ग, क्या पृथ्वी पर मानवों ने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत विकास कर लिया है? यस और नो? यस, बहुत विकास कर लिया है। तो आएगा हाँ। घ, क्या मानव विनाश के लिए विज्ञान का उपयोग अभिशाप बन जाता है? यस, अगर विनाश के लिए उपयोग किया जाए तो वो क्या बन जाता है? अभिशाप बन जाता है। तो आएगा यस, हाँ। ड, क्या संतुलित पर्यावरण के बिना सारी तरक्की व्यर्थ है? यस, राइट है। तो यहाँ पे क्या आएगा? हाँ। अब हम देखेंगे भाषा की बात, हमारे चैप्टर का ग्रामर सेक्शन। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखो। ऑपोजिट वर्ड लिखने हैं। भय, तो भय का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? अभय या फिर निर्भय, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। धीरे, उसका आएगा तेज। अस्वस्थ, उसका बनेगा स्वस्थ। वरदान, उसका बनेगा अभिशाप। स्वार्थ, उसका बनेगा परस्वार्थ। संतुलित, उसका ऑपोजिट वर्ड बनेगा असंतुलित। बेरोजगार, उसका ऑपोजिट बनेगा रोजगार। आलसी, उसका बनेगा फुर्तीला। हानि, उसका बनेगा लाभ। और शत्रु, उसका ऑपोजिट वर्ड होगा मित्र। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2, वर्ण विच्छेद करो। यहाँ पे लिखा है प्रजा, तो प्रजा का वर्ण विच्छेद क्या बनेगा? हलंत प प्लस हलंत र प्लस अ प्लस हलंत ज प्लस आ। ओके, प का प्र है यानी प र अ, और जा का होगा ज प्लस आ। वैसे ही देखेंगे विचित्र। विचित्र का वर्ण विच्छेद कैसे बनेगा? तो सबसे पहले वी का करेगा। वी का क्या बनेगा? हलंत व, ये साइन को बोलते हैं हलंत। हलंत व प्लस ई यानी वी। अब लिखेंगे चीका, तो हलंत च प्लस ई, वो बन गया चीका। और त्र का क्या लिखेंगे? हलंत त प्लस हलंत र प्लस अ, वो बनेगा त्र। उसके बाद महाराज। महाराज का वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? तो सबसे पहले म, हलंत म प्लस अ यानी म। हा, उसका बनेगा ह प्लस आ यानी हा। रा, उसका बनेगा र प्लस आ, रा। जो का बनेगा ज प्लस ओ, महाराज। दुस्साहस, उसका कैसे वर्ण विच्छेद करेंगे? तो सबसे पहले करेंगे द प्लस उ यानी बनेगा दू। साह है और एक सक पूरा है, तो इसीलिए 2 बार स लिखेंगे और आ लिखेंगे। स आ, सा। उसके बाद हस, तो ह प्लस अ और स का बनेगा स प्लस अ, दुस्साहस। सेनापति, उसका वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? सबसे पहले करेंगे से का, स प्लस ए यानी से। न प्लस आ यानी ना। प प्लस अ यानी प। और ती का बनेगा त प्लस ई यानी ती, सेनापति। व्यर्थ, उसका वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? तो सबसे पहले व्य का करेंगे। व प्लस य प्लस अ, तो बनेगा व्य। और थ, र प्लस थ प्लस अ, व्यर्थ। ओके, अब देखेंगे प्रश्न नंबर 3, पढ़ो और समझो। शब्द युग्म, 2 शब्दों को जोड़ने से शब्द युग्म बनता है। संदर्भ के अनुसार इन शब्दों में और अथवा या अर्थ छिपा रहता है, जैसे कि पशु पक्षी, पशु और पक्षी। खाना पीना, खाना या पीना आदि। यानी ग्रामर सेक्शन के अंदर हम देखेंगे शब्द युग्म, यानी शब्द युग्म के अंदर ऐसे वर्ड होते हैं जिसके अंदर और या होता नहीं है, पर उन दोनों को साथ में लिखा जाता है डैश करके, तो ऐसे वर्ड को कहा जाता है शब्द युग्म। जैसे कि पशु पक्षी, ये वर्ड के अंदर पशु और पक्षी, असली में ऐसा वर्ड है पशु और पक्षी, पर शब्द युग्म जब बनाते हैं तो और निकल जाता है और पशु डैश पक्षी करते हैं तो वो बन जाता है युग्म वर्ड। तो हमें क्या करना है, पाठ के
4 शब्द युग्म चुनकर लिखो। पाठ में से ऐसे शब्द युग्म है जिसके अंदर डैश करके लिखा है और या फिर या आ सकता है, पर उसकी जगह डैश करके लिखा है, ऐसे वर्ड ढूंढ के लिखने हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कल डैश कारखाना, कल और कारखाना। लाने और ले जाने, उसकी जगह क्या किया है, डैश किया है, लाने ले जाने। मानव या मानव और कल्याण, मानव कल्याण डैश करके लिखा है। मानव और विनाश, मानव विकास, मानव विनाश ऐसे करके लिखा है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4। दिए गए उदाहरण को समझो और करो। महाराज शत्रु ने आक्रमण कर दिया है, प्रजा में भय उत्पन्न हो रहा है। तो क्या लिखा है, महाराज शत्रु के आक्रमण से प्रजा में भय उत्पन्न हो रहा है। 2 सेंटेंस का क्या बना दिया, 1 सेंटेंस मिक्स करके। महाराज शत्रु के आक्रमण से प्रजा में भय उत्पन्न हो रहा है। ख है, पृथ्वी ग्रह से मशीनी मानव आया है, मशीनी मानव को दरबार में पेश किया जाए। तो पाठ का सेंटेंस क्या है, पृथ्वी ग्रह से आए मशीनी मानव को दरबार में पेश किया जाए। क्या है बुक का सेंटेंस, मशीनी मानव को दरबार में पेश किया जाए। ग, मैं एक मशीनी मानव हूं, मैं पृथ्वी ग्रह से आया हूं। तो उसका बुक का सेंटेंस क्या है, मैं एक मशीनी मानव पृथ्वी ग्रह से आया हूं। घ, मानव पर्यावरण से खिलवाड़ करता है, पृथ्वी पर मनुष्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो इसका बुक का सेंटेंस क्या है, मानव के पर्यावरण से खिलवाड़ करने पर पृथ्वी पर मनुष्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ओके, तो ऐसे इसको बना के लिखना है। अभी नीचे कुछ रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है, उसको देखेंगे। पर्यावरण की रक्षा के लिए जागरूकता करने में सहायक स्लोगन कागज में रंगीन फीतियों पर लिखो और कक्षा भित्ति पर लगाओ। यानी पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए जो भी स्लोगन आपको आते हैं तो आपको उसको एक्स्ट्रा नोटबुक के अंदर एक्स्ट्रा पेज के ऊपर लिखना है। विद्यालय के पुस्तकालय या फिर इंटरनेट से ढूंढकर पर्यावरण संबंधी कविताओं का संकलन करो। पर्यावरण के रिलेटेड नेट के ऊपर जो भी कविता आपको मिले आपको उसको इकट्ठा करना है। पर्यावरण की सुरक्षा हमारी सुरक्षा है। अध्यापिका के सहयोग से इस विषय पर कक्षा में परिचर्चा का आयोजन करें। अभी ये तो हम नहीं कर सकते, पर आप अपने मित्रों के साथ या फिर अपने भाई बहन के साथ पर्यावरण को संतुलित करने में हम क्या कर सकते हैं, हमारी भूमिका क्या हो सकती है, इसका आप डिस्कस कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर देखेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।